हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। बहुत विशेष है ये। इसकी महत्वता को हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग का सफ़र यहाँ तक रहा है और इसको समझने के लिए हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि हम लोग की जो शुरुआत हुई थी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से, फिर आगे बढ़ते हैं। और जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं कि आपने बता दिया कि यूनियन ये है, टेरिटरीज़ ये हैं, आपने उसकी टेरिटरी डिफ़ाइन कर दिया। उसमें जो लोग रहेंगे, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया कि उसमें जो है ये लोग सिटीजन्स रहेंगे, ऐसे आप सिटीजन बन सकते हैं। आपके देश में, आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में जब आपका सिटीजन आ गया तो उसको आप कुछ अधिकार दीजिएगा, कुछ उसको राइट्स दीजिएगा, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फंडामेंटल राइट्स। उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रकार के राइट्स दिए रहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं? जो फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत मौलिक होते हैं, जिससे जो है कोई उससे जो है नहीं छीन सकता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बारे में। और लीगल राइट्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कुछ अगर राइट्स कुछ लॉ के द्वारा अगर इम्प्लीमेंट होते हैं या पार्लियामेंट कोई अगर लॉ इनेक्ट करती है, पास करती है, उससे अगर आपको अगर राइट्स मिलता है तो उसको हम लोग कहेंगे लीगल राइट्स कहेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बहुत बड़ा है, उनमें से जो छोटा सा पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उसी में से जो है इन्हीं दोनों से डिराइव होके आते हैं आपको लीगल राइट्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कैसे? कि ऐसा कोई भी जो है लॉ, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं करेगी जो इन दोनों को ब्रीच करे। ठीक है, इन दोनों को जो है काटे। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं करेगी। तो बेसिकली कोई भी लॉ डिराइव होता है वो यहीं से डिराइव होता है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक सा डेफिनीशन। ठीक, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब बात करते हैं तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी जान लीजिए। अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं और जो राजा कह सकते हैं वो इतने क्रूर हो सकते हैं कि आपको जो है कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, जीने लायक छोड़ेंगे, ना मरने लायक छोड़ेंगे। तो इसी को जो है जो भी इतिहास रहा है आक्रमण का या राजाओं का, उससे सीख लेते हुए फंडामेंटल राइट्स का शुरुआत होता है। इसका शुरुआत होता है कहाँ से? शुरुआत होता है इसका तो शुरुआत होता है आपका अमेरिका से शुरुआत होता है। अमेरिका नहीं, सॉरी, ब्रिटेन शुरुआत होता है। ब्रिटेन से शुरुआत होता है। ब्रिटेन में हम लोग चलते हैं आज से 1000 साल पहले, 1215 में, जहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट जिसका नाम है मैग्ना कार्टा, इसको याद कर लीजिएगा। मैग्ना कार्टा जो है एक एग्रीमेंट जो है साइन होता है। किसके बीच में साइन होता है उसको आप देखिएगा, एग्रीमेंट बिटवीन किंग्स ऑफ इंग्लैंड एंड बैरोन्स। बैरोन्स किसे कहते हैं? जो इलीट क्लास होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बीच में होता है। जैसे एक किंग हो गया और किसके बीच में हुआ? बैरोन्स। बैरोन्स कौन थे? जो इलीट क्लास थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो मर्चेंट्स थे कह सकते हैं, वो लोग थे। क्यों साइन हुआ ये भी आप सोचना चाहिए कि भाई क्यों साइन हुआ, उन्हीं लोगों क्यों? तो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि संपत्ति के शक्ति में वो शक्ति होती है जो सत्ता को भी झुका सकती है। ठीक है, नतमस्तक करा सकती है। तो वही कह सकते हैं कि किंग जो होता है वो वॉर पर जाता है, युद्ध लड़ता है। ठीक है, और जो बैरन्स होते हैं, जो पैसे वाले लोग रहते हैं, उसी को जो है फाइनेंस करते हैं युद्ध को, या जो भी उसके जो खर्च रहते हैं उसी को ये लोग फाइनेंस करते हैं। तो किंग चाहता है कि मैं इन्हें खुश रखूं और बैरन्स चाहते हैं कि मैं किंग को खुश रखूं, क्योंकि किंग जो है इनको लाइसेंस देगा ट्रेड करने का, मोनोपोली राइट्स देगा। ठीक है, अलग अलग इनके पास जो है कह सकते हैं राइट्स आएगा जो किंग इन्हें देगा, और बैरन जो है इन्हें पैसा देता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे राइट्स जो है इन क्लास को दिए गए थे ताकि जो है कुछ भी जो है इनके राइट्स को जो है कोई जो है किंग जो है हनन ना कर सके। इनका राइट्स इन्हीं को रहेगा, ये एकदम सैक्रोसेंट जो है ये राइट्स रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके का कुछ मौलिक मूलभूत जो है एक राइट्स देने का शुरुआत हुआ, क्योंकि राजा जो है जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हैं, डिवाइन थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ दिखा गया कि राजा जो है वो देवता का रूप है, वो जो कह देगा वही सत्य है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है। तो उससे हट के जो है पहली बार जो है राजा की जो शक्ति है वो जनता से ही आती है, प्रजा से ही आती है।
ठीक है, राजा की शक्ति। राजा से प्रजा नहीं है, प्रजा से राजा है, तो उसका कंसेप्ट जो धीरे धीरे जो है शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही जो है 1215 जो है एक जो है नए उपलब्धि की तरफ जो है एक जो है पहला लैंडमार्क या जो है लैंड स्टोन के रूप में इसको जाना जाता है, 1215 मैग्ना कार्टा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर जो है एक कदम और आगे बढ़ते हैं और फिर लगभग 500 साल बाद जो है हम लोग आते हैं 1789 में जो है ब्रिटेन से आगे बढ़ के हम लोग आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में हम लोग आए। अमेरिका में क्या था कि एक जो है बिल ऑफ राइट्स जो है प्रेजेंट किया गया, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसमें क्या था कि कुछ ऐसे टिपिकल 7 ऐसे आर्टिकल थे जो कुछ राइट्स थे जो उनको दिया गया कि भाई ये भी राइट सबको देना ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता है। पहले हम लोग जो स्टेटमेंट में क्या लिखा है पहले उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 एग्रीमेंट बिटवीन किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बैरोन्स रिकॉग्नाइज सम राइट्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक मतलब वही होते हैं जो क्लर्जी हो गए हैं, जो आप कह सकते हैं जो इलीट क्लास हो गए, जो मर्चेंट हो गए, जो ट्रेडर्स हो गए, उनको कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ लिबर्टी, एक लिबर्टी उनको स्वतंत्रता दिया गया, उनको राइट्स दिया गया। ठीक है, उसके रूप में देखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर बिल ऑफ राइट्स आता है जहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक नींव रखा जाता है, जहाँ पे जो है 1789 में जो है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, बिल ऑफ राइट्स आता है। और बिल ऑफ राइट्स में जो है कुछ ऐसे 7 स्टार्टिंग में तो केवल 7 आर्टिकल्स हैं, फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं हम लोग को जो है और राइट्स देने की ज़रूरत है, जो जनता को दिया जाए, प्रजा को दिया जाए, सिटीजन्स को दिया जाए। तो फिर वहाँ से जो है आपको आता है एक दिन में लगभग 10 अमेंडमेंट करती है अमेरिका की पार्लियामेंट, और फिर वहाँ से जो है राइट्स का जो है स्टार्ट होता है इन्हें फॉर्मल तरीके से, जो सिटीजनशिप या सिविलाइज की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये भी एक बहुत लैंडमार्क कह सकते हैं इंसिडेंट हम लोग इसको मान सकते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो उसका जब हम लोग नेचर पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा आप लोगों को क्लियर होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आप लोग जब प्राइमरी स्कूल में या जब आप 10th में 11th 12 जब पढ़े होंगे तो हमको विश्वास है कि आप लोग अच्छा खासा उसके बारे में एक आइडिया या पढ़े होंगे, तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगा। ठीक है, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहला, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं बट ये क्वालिफाइड है। इसको समय के साथ जो है इसमें जो है क्वालिफिकेशन के साथ जो इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि इसको जो है एब्सोल्यूट मतलब ये पूर्णतः जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसमें जो चेंजेस लाए जा सकते हैं, यही सब कुछ नहीं है। इसको समय पड़ने पे इसको जो है वापस लिए जा सकते हैं, आपसे वो चीज़ फंडामेंटल राइट लिए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिया जा सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल इन द सेंस आपको कोर्ट में जाके आप उसको जो है जस्टिफाई करा सकते हैं कि नहीं ये ऐसा जो लिखा गया है हमारे साथ जस्टिफाई नहीं हुआ, इसको जस्टिसिएबल कराया जा सकता है। एक राइट ऑफ इक्वालिटी अगर दिया गया है तो राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब उसको जस्टिफाई करिए, उसको दीजिए, कहने में बस लिखने से नहीं होता है। ठीक है, जस्टिसिएबल मतलब ये हो गया। इन्फोर्सिएबल भी है ये, इसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ ऑफ कोर्ट में जाके। लेकिन जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है और ना ही ये जस्टिसिएबल है। मतलब इसको कोर्ट में जाके आप जो है लागू नहीं करा सकते, इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये दिया हुआ है, ये जो है मतलब पेड़ बचाना जो है हमारा नियम मतलब जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। साइंटिफिक टेम्पर हम लोग को रखना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया है, सर ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं कर रहा है, ये तो ऑर्थोडॉक्स है, तो ये जाके हम लोग कोर्ट में लोग जाके ये हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में कहा गया है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल जस्टिस होना चाहिए, तो इसको प्रीएम्बल लेके हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल नहीं है। कौन? प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये जस्टिसिएबल भी है, ये इन्फोर्सिएबल भी है इन द लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको गारंटीड करती है और इसको जो है वॉच करती रहती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है गार्जियन कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कहीं कोई एक्ट, कहीं कोई लॉ ऐसा तो नहीं बन रहा है कि किसी का जो है फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है।
ठीक है। किसी का कोई फंडामेंटल राइट कोई ले तो हनन तो नहीं कर रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय मांगने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए, वो आपको प्रोवाइड कराएगा। और ऐसा बहुत बार केस में देखा गया है, केशवानंद भारती केस हो गया, मेवा मिल्स केस हो गया, LIC वाला केस हो गया, फिर जो है मेनका गांधी का जो केस हुआ था जिसमें आप जो है राइट टू मूवमेंट गाया, ठीक है। फिर जो सड़क के किनारे जो लोग जो हैं अपना ठेला लगाया करते थे तो राइट टू लाइवलीहुड के तहत उनको भी रोका गया। पहले पुलिस आती थी, हटाती थी उन लोगों को, तो कहा गया कि नहीं भाई उनका भी अधिकार है जीविका चलाने का, राइट टू लाइवलीहुड के तहत, ठीक है। फिर जो है रहने का, फिर जो है राइट टू प्राइवेसी के तहत आपको जो चीज़ ज़रूरत लगती है आप जाइएगा कोर्ट के पास। अगर आपको न्याय लगेगा, जस्टिस लगेगा तो वो आपको देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये फुल अथॉरिटी है जो उसको डिफेंड करेगी और गारंटीड करती है सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी है। अगर यही पावर अगर प्राइम मिनिस्टर को देते हैं या अगर आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव को देते हैं तो वो हो सकता है कि आपको एकदम ना जीने लायक छोड़ती और ना आपको मरने लायक छोड़ती, ठीक है। तो वही बात है, जब हम लोग जब डेप्थ में जब लॉ की पढ़ाई करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे जो है उसको चेंज करने की कोशिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हावी होने की कोशिश किया गया, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, बाकी हम लोग अभी उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट फंडामेंटल राइट्स जो परमानेंट भी नहीं है, सैक्रोसेंट मतलब बहुत पवित्र भी नहीं है या बहुत मतलब मूलभूत यही नहीं है, इसमें चेंज किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे तो पहले हम लोग की जो राइट टू प्रॉपर्टी था पहले वो फंडामेंटल राइट्स था 31 के तहत, अब जो है उसको 300A में डाल दिया जाता है और पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहले वो फंडामेंटल राइट्स था, अब उसको जो है लीगल राइट बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, ठीक है। इसको राइट टू प्रॉपर्टी को तो वो परमानेंट नहीं है और उसमें जो है चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो जो है परमानेंट नहीं था, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के उसको जो है लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में उसको रख दिया गया। राइट टू लाइफ है तो उसमें भी जो है वो परमानेंट नहीं है, उसमें जो है चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है ये परमानेंट नहीं है और सैक्रोसेंट नहीं है कि भाई ये पवित्र इसके साथ छेड़छाड़ ना करो, इसमें अमेंडमेंट ना करो, यही परमानेंट है, यही जो है जो बना कर चले गए वही मेन है, बाकी उसमें चेंज आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समाज की, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है राइट्स का डिमांड बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो है उसके सिटीजन्स को राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें कहता है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी के तहत टाइम जब आएगा तो आपका जो है फंडामेंटल राइट हटा दिए जाएंगे, सिर्फ 2021 को छोड़ के। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और राइट्स टू आपके जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए या जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सभी राइट्स जो हैं आपको जो है ये ले लिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे भारत और पाकिस्तान का जैसे युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो लड़ाई हो गया भारत पाकिस्तान का, मुझे राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए और आप जो है भारत विरोधी बयान दे रहे हैं या ऐसे कुछ जो है इन्फॉर्मेटिव या ऐसे कुछ जो है क्या कहते हैं बहुत सीक्रेट कोई मैसेज है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऐसे कह सकते हैं सीक्रेट कोई कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए, रोकने के लिए उसको रोका जा सकता है, प्रेस के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जो है देश सर्वोपरि हो जाता है, कंट्री सबसे ऊपर हो जाता है। बाकी आपको जो भी राइट्स का क्वेश्चन मार्क है आपको बाद में देखा जाएगा, पहले वॉर है तो पहली प्रायोरिटी जो है आपको कंट्री को देनी होगी और आपके उस टाइम तक जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स को ले लिए जाते हैं, ठीक है। उसका भी प्रोसीजर है कि कब लिए जाएंगे, किस किस टाइम पे लिए जाएंगे, किस कंडीशन में लिए जाएंगे, वो लोग आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कि इमरजेंसी के टाइम जो है आपके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म किए जा सकते हैं, आपसे उसको छीना जा सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा आपको फिर वापस वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया, आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में इमरजेंसी लगा है कि नहीं लगा है, लगा है तो कब लगा है, किस टाइम पीरियड में लगा था, कौन उसका प्राइम मिनिस्टर था, क्या क्राइटेरिया था। अगर एक्साइटेड या अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो उसको जरूर फाइंड करने की कोशिश करिएगा और इसको होमवर्क तरीके से इसको लीजिएगा, ठीक है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हो गया है 6 पार्ट। रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें उसको रोका जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे ट्राइबल एरिया में जाने से आपको रोका जा सकता है, जिसमें आपको जैसे सोशल ऑर्डर को, सोसाइटी ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन लाया जा सकते हैं। जैसे ना वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे
तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं और साथ में उसके रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेरा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं उतना ही बोलूँगा जब तक उसको हार्म ना हो। मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि गाली दूंगा तो उससे जो है वो अफेक्ट होगा, उसका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होगा। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ये नहीं कि मेरे को बोलने को कहा गया तो मैं कुछ भी बोलूँगा, किसी को भी कुछ भी बोलूँगा, ठीक है। समाज के प्रति अपना आपका एक जिम्मेदारी दायित्व भी रहता है, ठीक है, कि आप ऐसा काम करें ताकि दूसरे को उससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है इन ए स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड सम्स टू फॉरेनर्स आल्सो। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर को भी मिलते हैं। जैसे हम लोग ने सिटीजनशिप पढ़ा था, तो एक होते हैं सिटीजन्स होते हैं, एक एलियंस होते हैं, तो एक जो है फ्रेंडली एलियंस होते हैं और एक इनिमी एलियंस होते हैं, फ्रेंडली एलियंस होते हैं, ठीक है। और सिटीजन्स होते हैं, तो सिटीजन्स को क्या है, सबसे ज़्यादा जो है इनको जो प्लेटिनम मेंबरशिप होता है, ठीक है। ये इनको गोल्डन होता है, और एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। और इनका सिल्वर या ब्रोंज कह सकते हैं। इनको क्या रहेगा, प्लेटिनम, इनको जितने फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में दिया गया है, इनके पास उसका सारा एक्सेस रहेगा सिटीजन के पास, ठीक है। फॉरेनर्स जो रहेंगे उनके पास ह्यूमन राइट्स हो गए। ह्यूमन राइट्स मतलब जो जैसे जीने का अधिकार, कुछ जो मूलभूत सुविधा है कि भाई कोई भी आदमी गलत आदमी है लेकिन वो भी है तो भाई इंसान ही, ठीक है। तो उसके तहत जो है फॉरेनर्स जो फ्रेंडली एलियंस रहते हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दिए जा सकते हैं, अगर उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिया गया है। तो सोचिए, जो किसी कंट्री के लिए जो फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के इनके पास पूरा एक्सेस है, ठीक है, लेकिन इनके पास जो है कुछ ही का एक्सेस है। जैसे 14 हो गया, 19 हो गया और 29, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये इन्हें नहीं मिलते, ये इन्हें मिलते हैं, ठीक है। तो इनका एक्सेस इनके पास नहीं रहेगा। राइट टू इक्वालिटी फॉरेन एलियंस के पास नहीं रहेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनके पास नहीं रहेगा। और रिलीजियस का जो है उसको जो है क्या कहते हैं, बढ़ावा देना, वो इनके पास जो नहीं रहेगा, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है इनके पास जो है वो पूरा नहीं रहेगा। प्रोपोगेट रिलीजन जो इनके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनके पास नहीं रहेगा, लेकिन बाकी और सब राइट इनके पास हैं। 15 है, 16 है और 22 हो गया, 20 हो गया, ये सब इनके पास राइट्स रहेंगे। और ये हो गया कि इनके पास फंडामेंटल राइट्स तो नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ह्यूमन राइट है कि भाई ये भी इंसान है, ठीक है, ये भी इंसान है, इसके पास जो कुछ जीने का अधिकार। ये नहीं है कि आपके यहाँ अगर कहीं आ गया है एनिमी एलियंस, ये नहीं कि उसको खाना मत दो, उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो, ये नहीं, उसके पास कुछ राइट्स दिए जाएंगे, कुछ कहने का, बोलने का, मानव अधिकार के तहत, मानव के तहत, इंसान के तहत। तो उसके पास सिर्फ ह्यूमन राइट्स रहेंगे, जो आपको जो चार्टर में जिनेवा कन्वेंशन जो बताया गया, दिया गया है, उसके तहत जो क्राइटेरिया के तहत इसको मिलेगा, ठीक है। और बाकी एक होंगे जिनके पास कुछ नहीं रहेगा, जैसे मंगल ग्रह का भी कोई एलियन आ जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही है, आप इसको समझ सकते हैं। तो वहीं जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये जानेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स को भी दिए जा सकते हैं, और जो फॉरेन एलियंस या फॉरेन सिटीजन्स जो इंडिया में आएंगे तो उन्हें भी दिए जाएंगे। तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स में कि फंडामेंटल राइट्स किसी जब पूछ देंगे तो वो लोग कभी कभी जल्दबाजी में या कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो वो लोग ये भी कह देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स विच आर गिवन टू इट्स सिटीजन्स। सिटीजन्स को नहीं मिलते हैं, फॉरेन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, जो अगर आपके देश में या आपकी इंडियन के टेरिटरी में आते हैं तो, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स से पहले ये भी देख लेते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो स्टार्टिंग में आपके पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, इस समय आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। कौन सा फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया तो ये भी जान लीजिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है 1978 में इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे हटा दिया गया था, और पहले ये 31 में था, अब इसे हटा के जो है 300A में रख दिया गया, जो पार्ट 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ये है आपका कौन कौन से आपके 6 फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में देख लेते हैं जो हम लोग को पढ़ना है आने वाले लेक्चर्स में। तो राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, इसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं।
14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, जो 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल्स आते हैं। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, इसमें बस 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक, इसमें भी जो है 4 आर्टिकल्स है, 25, 26, 27, 28, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 13, इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, जो अब नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप अवेयर रहिएगा। बाकी हम लोग जब लेक्चर सीरीज ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग MCQ का प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक आखिरी राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, ठीक है। और 33, 34, 35 भी है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या उसमें दिया गया है, क्या क्या उसमें बेसिक क्लॉज दिए गए हैं। तो बाकी आपकी यही 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है आपका याद रखिएगा 12 से 35 तक है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से स्टार्ट होता है, पहला फंडामेंटल राइट्स 14 से, और आखिरी फंडामेंटल राइट्स आपका 32 पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका ये है कि ये यहाँ से 2 पार्ट कहाँ उड़ गया और यहाँ से 3 पार्ट कहाँ चला गया, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको क्लियर होगा, ठीक है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। अब नीचे भी कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसे भी देख लेते हैं। हावेवर द राइट टू प्रॉपर्टी, वही जो मैंने बताया था आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट्स था, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में आया था, उसके बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से हटा के, फंडामेंटल राइट्स हटा के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स बना दिया जाता है, जो 300A में आ जाता है, आर्टिकल 300A में, जो पार्ट 212 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें नीचे दिया गया है। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो अभी के लिए इतना ही। होप करते हैं आपको इसका समझ में आया होगा कैसे फंडामेंटल राइट्स का शुरुआत हुआ था। मैग्ना कार्टा आया था, मैग्ना कार्टा जो है पहली बार उसका जो है इनफॉर्मल तरीके से एक एग्रीमेंट रखा गया था, जो कुछ राइट्स देने की बात शुरू हुई थी कि ठीक है हम आपको कुछ राइट्स देंगे। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में फ्रेमवर्क में पहली बार जो है अमेरिका में आता है 1789 में। फिर जो है धीरे धीरे जो है इंडिया में आता है, और इंडिया में हो सकता है मैं शायद सेकंड पार्ट में बताना भूल गया था, जेनेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स 1928 में जो है पहली बार इसका संस्थापना रखा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और सेकेंड पॉइंट ये कहता है मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी थी वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स नीड टू बी गारंटेड इन सच ए मैनर दैट दे कैन नॉट बी विड्रॉन इन एनी सिचुएशन। उनका कहना यह था कि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स दिए जाएंगे अपने सिटीजन्स को कि उनसे वो चीज़ कोई ले नहीं सकता है, उनके जन्म के साथ वो चीज़ जो है उनको ग्रांट किया जाएगा उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनके स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने आगे जाना कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके नेचर क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या नेचर है, कि वो सस्पेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते नहीं हैं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं, इन्फोर्सिएबल होते हैं इन द लॉ ऑफ कोर्ट में, ठीक है। और हम लोग ने और क्या पढ़ा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स रहते हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ जो है जो फॉरेन जो सिटीजन्स आते हैं उन्हें भी दिया जाएगा। बस शर्त ये है कि वो इंडिया के टेरेटरी या इंडिया के बाउंड्री में होना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। और हम लोग ने देखा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम लोग जो है आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे, स्टेट का डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल 30 में जाएंगे जुडिशियल रिव्यू क्या है, ठीक है। और फिर जो है हो सकता है थर्ड लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वालिटी में हम लोग आएंगे और हम लोग राइट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू एंड